हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी फिजिक्स में जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी न्यूटन मैकेनिक्स, क्योंकि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? मैथमेटिकल फिजिक्स। और सेकंड पार्ट कौन सा है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो हम इसमें आज आपका सेकंड पार्ट का फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने मैथमेटिकल फिजिक्स का एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का क्या नाम है? डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको जो मैं यहाँ पे लेक्चर कराता हूँ, अगर आपको उनके पीडीएफ नोट्स चाहिए कलरफुल, देखिए दोस्तों एक कलरफुल नोट्स है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? लविश शोकर। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे मैं इन नोट्स का पीडीएफ लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसकी यूनिट फर्स्ट है जो डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक क्या आता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने आपको कितने नियम दिए थे? न्यूटन ने आपको 3 नियम दिए थे। कितने? 3। एक तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ, और एंड एक तीसरा कौन सा? न्यूटन थर्ड लॉ के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि आपने क्लास 11th 12th में भी अच्छी तरह पढ़ा है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो आप इसे न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया इनमें से कुछ भी बोल सकते हो। एग्जाम में किसी भी प्रकार से आ सकता है कि व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप वहाँ पे मिस्टेक मत करना। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ इनर्शिया को ही न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या होता है? इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनटिल, दोस्तों यहाँ से वैन हटा देना आप, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका क्या मतलब है? अगर कोई बॉडी है तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक आप उस, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसको समझिए एग्जाम्पल से। सपोज आप कोई गाड़ी चला रही है, जब तक आप उसके ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक वह चलती रहेगी। और अगर गाड़ी खड़ी है, जब तक आप उसको नहीं चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी, उसी जगह पर खड़ी रहेगी, मतलब वो रेस्ट में है। बट जब आप उसको ड्राइव कर रहे हो, अगर आपको रेस्ट में लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तब आपकी गाड़ी रुकेगी। तो इससे क्या हुआ कि जब तक हम किसी भी वस्तु या बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो या तो रेस्ट में रहती है या मोशन में। सपोज देख लो दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपकी डेली लाइफ के। बाइक ले लो, जैसे आप मोटरसाइकिल बोलते हैं, जब तक आप उसे चलाते रहेंगे चलती रहेगी। अगर आपको रेस्ट में लानी है तो आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, अगर कोई बाइक खड़ी है तो खड़ी रहेगी जब तक आप उसमें चलाओगे नहीं। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जब तक किसी भी वस्तु या बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वह तो या तो रेस्ट में रहेगी या मोशन करती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, इसको ही हम क्या बोलते हैं? दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया को ही न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स का, ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। अब क्या आता है दूसरा? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। देखिए दोस्तों, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या कहता है? जो आपका फोर्स होता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टी। देखिए दोस्तों, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? मोमेंटम को हम
पी से डिनोट करते हैं क्योंकि आप क्लास 11th और 12th में भी पढ़ा है ये। मूवमेंट को हम पी से, और टी को तो हम टी से डिनोट करते हैं, और फोर्स को एफ से। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार क्या होता है कि जो आपका फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टी। देखिए दोस्तों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पी बाई डी टी। आप यहाँ पे डेल या डी किसी भी साइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब, डी पी बाई डी टी। उसके बाद जब आप इस प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाते हो तो आपको पता है कि आपका क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट क्या आ जाता है उसके प्लेस पर। तो यहाँ से क्या है, एफ इज इक्वल टू के डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के। पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो जब आप पी के प्लेस पर एम वी पुट करेंगे तो एम तो कांस्टेंट है वो बार, तो यहाँ से आप 12 क्या बचा, एफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट एम कांस्टेंट डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी किसके इक्वल होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, ए के। ऐसे रिलेशन बोलते हैं दोस्तों इसको। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, चूंकि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम किसके इक्वल होता है, ऐसे रिलेशन के इक्वल होता है। चेंज को हम डी से या डेल से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पर डी या डेल किसी भी चीज साइन का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ से क्या है, के एम डी वी बाई डी टी इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू के एम डी वी बाई डी टी के प्लेस पर क्या पुट किया हमने, ए। अब दोस्तों अगर हम के को 1 मान लेते हैं तो हमारा क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम में। आपको शायद ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, आप समझ में आया दोस्तों। एफ इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एम में। यही आपका न्यूटन सेकंड लॉ था। आपको ये भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। न्यूटन थर्ड लॉ, इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको एक्शन रिएक्शन लॉ, तो ये भी आपका पेपर में किसी भी प्रकार से आ सकता है कि व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ एंड, या फिर व्हाट इज एक्शन रिएक्शन लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ, और एक्शन रिएक्शन लॉ को ही हम न्यूटन का थर्ड नियम कहते हैं। अगर इसका देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है, अगर आप न्यूटन थर्ड लॉ का, अगर आप किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो दोस्तों आप उसे धक्का नहीं सकते, तो वो भी आप पर फोर्स लगा रही है। अगर आपने उस पर फोर्स लगाया तो वो भी आप पर फोर्स लगा रही है। इसका क्या मतलब है, इफ वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन एनी बॉडी, अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, द बॉडी विल आल्सो अप्लाई द सेम फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, जब हमने दीवार को धक्का लगाया, दीवार को वैसे हम दगा नहीं सकते, तो वो भी हमारी तरफ फोर्स लगा रही है, बट हम तो उसकी तरफ को और वो हमारी ओर लगा रही है फोर्स। तो इससे क्या पता चला कि हम उसकी तरफ वो हमारी तरफ, तो उसकी डायरेक्शन हमारे अपोजिट है। यहाँ पर यही लिखा है कि द बॉडी विल आल्सो, जिस दीवार से हम फोर्स लगा रहे हैं वो कुछ भी हो सकती है, द सेम फोर्स बट, वो भी हमारी तरफ फोर्स लगाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, हमसे अलग डायरेक्शन में। द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जो फोर्स हम बॉडी पर लगाते हैं उसे तो बोलते हैं एक्शन। द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी इज कॉल्ड रिएक्शन, और जो बॉडी हम पर दो अपनी ओर से फोर्स लगाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। तो देखिए दोस्तों, न्यूटन के थर्ड नियम को हम का दूसरा नाम क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ। इसके बाद एवरी एक्शन, इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, छोटी परिभाषा इसकी है, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम किसी बॉडी पर एक्शन करते हैं तो दोस्तों जब हमें दोबारा उसका रिस्पॉन्स मिलता है तो किस में मिलता है, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट, हमसे अपोजिट डायरेक्शन वे हम पर फोर्स लगाती है अपनी ओर से। इसका एग्जांपल, इफ वन टू बी द फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, अगर हम F12 किसी फर्स्ट बॉडी पर बाई सेकंड बॉडी, देखिए दोस्तों, एंड F21 बी द फोर्स एंड ऑन द सेकंड बॉडी बाई फर्स्ट बॉडी। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है वो कौन सा है, जो हमारा सेकंड बॉडी द्वारा लगा,
और ये कौन सा है, जो हमारा फर्स्ट बॉडी द्वारा लगा। तो इससे हमारा जो F12 इक्वल टू माइनस F21 कैसे आया, माइनस का साइन, क्योंकि हमने उसकी ओर को लगाया फोर्स और उसने हमसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तो इसलिए यहाँ किस चीज़ का साइन आया, यहाँ निगेटिव साइन आया दोस्तों, क्योंकि हमने तो सपोज हमने राइट साइड में, तो वो हमसे लेफ्ट साइड में हमारी ओर फोर्स लगाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये नोट्स बने हुए हैं यहाँ पे। आप जब मैं इनको समझाऊँ तो आप साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठना और इनको लिखते रहना, जैसे मैंने लिखा है सिंपल लैंग्वेज में। आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आप इसे ईजी से, मैं आपको इसे समझा भी रहा हूँ। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा, न्यूटन के नियम पढ़े, न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ को हम क्या बोल देते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, या एक्शन रिएक्शन लॉ को ही हम न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं। उसके बाद इसमें हमारा टॉपिक आया एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट यूज्ड फॉर द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी टाइम कैन बी डिटरमाइन नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका क्या मतलब है, अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट सिस्टम में नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए दोस्तों, इसको तो आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, जहाँ पे समझाने का आता है मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा भी। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम क्या लगा सकते हैं, दैट यूज्ड फॉर डिस्क्राइब द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी विद रेस्पेक्ट टू रिजिड बॉडी इन दैट फ्रेम। तो आप यहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सिंपली डेफिनेशन लर्न कर लेना, इसमें समझाने का कुछ इतना खास नहीं है। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें थोड़ा समझाने का है। देयर आर टू टाइप्स फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कौन सा, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है, जहाँ पे न्यूटन का नियम एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन का नियम मतलब जब आपने किसी बॉडी कोई मोशन में है, अगर तब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो मोशन में रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो इसका मतलब यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल। जहाँ पे न्यूटन का नियम एप्लीकेबल होता है, लगा सकते हैं हम उसको, आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज इसके एग्जांपल बुक। देखिए दोस्तों, बुक अगर किसी टेबल पर बुक रखी हुई है, तो जब तक आप उसे उठाओगे नहीं या उसे थोड़ा हिलाओगे डोलाओगे नहीं, तो वह वहीं पर रेस्ट में रहेगी जैसे रखी हुई। अगर आप उसे 3 दिन बाद भी उठाने जाओगे तो वो आपको उसी पोजीशन में मिलेगी। सेकंड एग्जांपल, ए मूविंग कार। मूविंग कार का एग्जांपल मैंने आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ में दिया था, कि अगर कोई सपोज आप किसी कार को ड्राइव कर रही है, अगर आपको उसे रेस्ट में लाना है तो आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तो रेस्ट में आ जाएगी। अगर आप उसे चला रहे हैं तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। दोस्तों, एक्सटर्नल फोर्स ही तो लगाया आपने, जब आपने अपनी ओर से फोर्स लगाया, ब्रेक लगाए उसके, तो उसमें हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो बॉडी फिर कहीं में आ गई, रेस्ट में। उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब है जहाँ न्यूटन का नियम लागू नहीं होता, मतलब दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑल एसिलेटेड एंड रोटेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल, ये इसकी डेफिनेशन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में इनकी डेफिनेशन लिखा सकता हूँ, क्या लिखा ही रहा हूँ। फिर देखिए दोस्तों, आप पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देख लेना, इससे सिंपल लैंग्वेज आपको किसी की नहीं मिलेगी। वैसे मुझे आप ये कह रहे हो कि मैं बुराई कर रहा हूँ, दोस्तों मैं बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने खुद देखा है यूट्यूब से
मुझे तो कहीं ऐसा वो नहीं मिला जब मैं भी यूट्यूब से पढ़ता था। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जो आपके एसिलेटेड एंड रोटेटिंग फ्रेम्स होते हैं, वो कौन से फ्रेम होते हैं? नॉन इनर्शियल। उसके बाद ये आपके दो टॉपिक हमने क्या पढ़ा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइप्स क्या होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए दोस्तों, मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज लिखा रहा हूँ कि अगर आप इसे मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं और तभी 10 मिनट पढ़ ले तो आपको ये यहीं के यहीं लर्न हो जाएगी, आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? कि दोस्तों इसकी, व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर, कोई सर्कल, सपोज आपका ट्रैक होता है रेस का, वो किस टाइप से होता है? गोलाकार, सर्कुलर होता है। बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो उसको, से चल रही है, देन द मोशन ऑफ द बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज आपका ट्रैक है, कोई सर्कुलर ट्रैक जिस पे आप रेस लगाते हो, रेसिंग वगैरह होती है, तो आप किसी कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है उसके चारों ओर, या सपोज आप रेस कर रहे हैं या आप वॉकिंग जो भी आप कर रहे हैं उस पर, तो आप कौन सी मोशन में हो? आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो। तो इसका एग्जाम्पल भी आप अपनी ओर से क्या लिख सकते हैं? इफ वी, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं पर इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इफ वी रेसिंग अराउंड, किसके? रेसिंग अराउंड ए सर्कुलर रेसिंग ट्रैक। दोस्तों आपका कोई रेसिंग ट्रैक है जो गोलाकार है, दोस्तों यहाँ पे रेसिंग ट्रैक वैसे वैसे भी होते हैं, बट यहाँ पे गोलाकार ट्रैक है। अगर आप उसके चारों ओर सर्कुलर रेसिंग ट्रैक, देन वी विल बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि दोस्तों हमने यहाँ से इसका एग्जाम्पल लिख दिया अपनी डेली लाइफ का एग्जाम्पल। जब आप किसी कोई सर्कुलर ग्राउंड है, रेसिंग ट्रैक, अगर आप उसके चारों ओर दौड़ रहे हैं या आप चल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप किस मोशन में हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है सेंट्रीपिटल एसिलेशन। कि सेंट्रीपिटल एसिलेशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, सेंट्रीपिटल एसिलेशन को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम? सेंट्रीपिटल एसिलेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मोशन। सेंट्रीपिटल एसिलेशन मोशन की कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट विच ट्रांसवर्स ए सर्कुलर पाथ, जो किसी सर्कुलर पाथ को ट्रांसवर्स कर रही है। लेट एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन ए सर्कल एंड हैव एसिलेशन वेक्टर पॉइंट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल नोन एज सेंट्रीपिटल एसिलेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में चल रही है या दौड़ रही है, कुछ भी कर रही है, सपोज बाइक है आपकी, अगर वो किस सर्कल के अराउंड चल रही है, तो किस चीज़ के? वेक्टर पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर, सो दोस्तों सर्कल, तो वहाँ पे कौन सा एसिलेशन है? सेंट्रीपिटल एसिलेशन। जब वो सेंटर की ओर, जो सर्कल का सेंटर है, अगर उसकी ओर आ रही है या दिख रही है, तो वहाँ पे कौन सा एसिलेशन है? सेंट्रीपिटल एसिलेशन। इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? सेंट्रीपिटल एसिलेशन की इसके होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? जब इसकी एस की पावर को आप ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी यूनिट को आप लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -2। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मीटर किस में होती है? हमारी लेंथ में, और सेकंड। तो दोस्तों डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आया इसकी यूनिट क्या है हमारी? मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। दोस्तों मीटर किस में होती है हमारा, मीटर ये हमारा लेंथ में। उसके बाद सेकंड हमारा टाइम। तो यहाँ से हमारी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, मीटर की एल, इसके प्लेस पर क्या है दोस्तों एल, इसके प्लेस पर क्या आया टी, टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, एल अपॉन टी स्क्वायर या फिर एल टी की पावर -2। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वो डायमेंशनल फॉर्मूला बना वो क्या बना हमारा LT-2, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है LT-2। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। इसके बाद इफ यू ड्राइव ए कार अराउंड इन ए सर्कल योर कार विल बी अंडरगो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आप किसी कार या बस जो भी है अगर उसे सर्कल के चारों ओर घुमा रही है या ड्राइव कर रही है, योर कार विल बी अंडरगोज, तो वो किसके अंडरगोज है, वो वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, तो दोस्तों वहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इसको आप एग्जाम में अपनी ओर से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको कोई एग्जांपल दे देगा कि अगर कोई गाड़ी या बाइक अगर आप उसे किसी सर्कल के अराउंड ड्राइव कर रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं बार बार, तो वहाँ पे आपका कौन सा वो किस एक्सेलरेशन के अंडरगोज है, मतलब वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है। तो वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है आपका, वहाँ पे लग रहा है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ से कितने टॉपिक कवर किए आपके, हमने यहाँ से आपके एक तो न्यूटन्स लॉ कवर किया, उसके बाद हमने कवर किया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इसके टाइप्स किए दोस्तों हमने। उसके बाद हमने क्या किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने एक और टॉपिक किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ से आपके 3 टॉपिक कवर किए। तो देखिए दोस्तों ये 3 टॉपिक हमने बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझा दिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आई हो, समझ ना आया हो, तो आप कमेंट करना, मैं आगे से कोशिश करूँगा कि आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करा सकूँ और इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। तो इसके बाद इससे आगे के टॉपिक्स है जो उन्हें हम किस उसमें पढ़ेंगे, इससे अगले लेक्चर में, मतलब इसके सेकंड लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ आए हो तो हम इसी चैनल पर आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं। आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस का हमारा चैप्टर चल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसके बाद और आप मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटन मैकेनिक्स तीनों देखिए दोस्तों हम आपके लिए फ्री में इतना कुछ कर रहे हैं। तो आपको बस क्या करना है, आपको केवल हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है और घंटी को भी दबा देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एक टॉपिक रह गया लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालिए कि लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। देखिए दोस्तों लिमिटेशंस रेड पेन दी बात है, लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिए ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहे। इसका फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ नहीं सॉरी दोस्तों, इसकी लिमिटेशंस, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एफ इक्वल टू एम में देखे दोस्तों हमने सेकंड लॉ से क्या किया, इसका एफ इक्वल टू एम में निकाला हमने। बट तो दोस्तों आप इसे यहीं पर इसकी सेकंड लिमिटेशन लिखिए, ए रॉकेट लॉसेस मास। उसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है
अकॉर्डिंग टू, जो आपकी आइंस्टाइन्स की थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविटी की आइंस्टीन थ्योरी है जो आपकी, उसके अनुसार आपका क्या होता है, जो m होता है वो किसके इक्वल होता है, m इज इक्वल टू m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जो आपको ये लर्न रखनी है। देखिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिए। ये टॉपिक आपका शायद मैंने नोट्स में नहीं लिखा था, तो मेरे अब याद आया, तो मैंने अब आपको इसे दिखा दिया। तो दोस्तों इससे आगे के टॉपिक जो बचे उन्हें हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों इसमें हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर हम सर्कुलर मोशन पूछे कि क्या होती है सर्कुलर मोशन, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बट अगर हम पूछे कि सर्कुलर मोशन क्या होती है, तो सर्कुलर मोशन होती है व्हेन ए बॉडी गोज ऑन ए सर्कुलर पाथ देन द मोशन ऑफ बॉडी विल बी इन सर्कुलर मोशन। तो आप सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, व्हेन ए बॉडी गोज ऑन ए सर्कुलर पाथ। वेलोसिटी का कोई चक्कर नहीं दोस्तों यहाँ पे, तो आप इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए, किसकी, सर्कुलर मोशन। दोस्तों वैसे ही हमें सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले पढ़ना था, बट हम अब भी इसको कोई दिक्कत, तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, व्हेन ए बॉडी, साथ साथ मेरे लिखते चलिए फ्रेंड्स आप भी, व्हेन ए बॉडी गोज ऑन ए सर्कुलर पाथ then the motion of body will be in सर्कुलर मोशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी चल रही है या मूव कर रही है तो वहाँ पे कौन सी मोशन में है वो, तो दोस्तों वो आपकी सर्कुलर मोशन में थी। तो आज की इस वीडियो में इतने ही, इससे आगे के टॉपिक्स हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।